और ऊपर से फिर चांदी के वर्क लगाएंगे। तो नाज़रीन, बनकर तैयार हैं हमारे तिल के लड्डू और मुझे उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आए होंगे और इन सर्दियों में आप इनको ट्राई भी करेंगी। तो इसको बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। तिल के लड्डू बनाने के लिए चाहिए तिल, मावा, चीनी, काजू, सिल्वर लीफ और घी। तिल के लड्डू बनाने का तरीका: सबसे पहले खोए को कद्दूकस करें, फिर एक बॉल में कद्दूकस किए हुए खोए को तिल में मिला लें। इसके बाद एक पैन में देसी घी में खोया और तिल को फ्राई करें, फिर भुने हुए मिक्सचर में चीनी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्सचर में ड्राई फ्रूट डालकर मिलाएं। इसके बाद मिक्सचर से लड्डू बनाएं और एक सर्विंग प्लेट में सर्व करें। नाजरीन, आप भी बन सकती हैं हमारे शो का हिस्सा। बस भेजिए एक अच्छी सी रेसिपी। अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट तो आपको मौका मिलेगा मेरे साथ मेरे किचन में अपनी रेसिपी बनाने का। तो देर किस बात की, जल्दी से नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। वहदत पे तेरी हर्फ दुई का ना सके, वहदत पे तेरी हर्फ दुई का ना सके। आईना क्या मजाल तुझे मुँह दिखा सके, आईना क्या मजाल तुझे मुँह दिखा सके। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी
गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। आदाब, 2 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को मंजूर की थी जमानत। राहुल को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाने की खबरें फिर हुई तेज। कांग्रेस ने 17 जनवरी को तलब किया एआईसीसी इजलास। आज शाम मरकजी काबीना और कांग्रेस कोर कमेटी की अहम मीटिंग। लोकपाल बिल समेत कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल का इम्कान। आंध्र प्रदेश असेंबली में सख्त हंगामों के दौरान तेलंगाना बिल किया गया पेश। सीमांध्रा के अरकान ने फाड़ी बिल की कॉपीज। मुल्क भर में मनाया गया विजय दिवस। 1971 की हिंद पाक जंग के शहीदों को पेश किया गया खिराज अकीदत। और दिल्ली इज्तिमाई इस्मत दरी वाक़े की आज पहली बरसी। लौटशुदा निर्भय फंड अभी तक नहीं किया गया जारी, मरकज पर तसाहुली का इल्जाम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव अब से कुछ ही देर पहले जेल से रिहा हो गए हैं। जुमे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रांची की बिरसा मुंडा जेल से आज लालू यादव को रिहा किया गया। वाज़ेह रहे कि लालू यादव चारा घोटाले में मुजरिम करार दिए जाने के बाद से जेल में कैद थे। इत्तलात के मुताबिक रिहाई के बाद लालू यादव तमाड़ में देवरी मंदिर जाएंगे और दुरंदा में रिसालदार बाबा के मजार पर भी हाजिरी देंगे। जेल से उनकी रिहाई के मौके पर लालू के करीबी रिश्तेदार और दोस्त अहबाब मौजूद थे। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाए जाने की खबरें एक बार फिर तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने 17 जनवरी को एआईसीसी का इजलास तलब किया है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस इजलास में राहुल को पार्टी की जानिब से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में कांग्रेस आइंदा लोकसभा इंतखाबात के ताल्लुक से हिकमत अमली भी तैयार कर सकती है। काबिल गौर बात है कि कांग्रेस ने एआईसीसी इजलास एक ऐसे वक्त तलब किया जब यूपीए की बुनियादें हिल रही हैं और उससे मोदी से खतरा भी लाहक हो गया है। वाज़ेह है कि सोनिया गांधी ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस मुनासिब वक्त पर पार्टी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। पार्टी के संविधान के हिसाब से 5 साल में एक बार प्लेनरी सेशन होता है जिसको महाधिवेशन कहते हैं और साल में एक बार एआईसीसी मीटिंग होती है। पिछले साल जयपुर में चिंतन शिविर के समय एआईसीसी मीटिंग हुई थी। मीटिंग ड्यू थी जिसमें तमाम जो स्थितियां होती हैं, राजनीतिक परिस्थिति होती है, उस सब पर विचार विमर्श होता है। तो इसलिए जनवरी में ये मीटिंग ड्यू थी और अब हो रही है। 17 जनवरी उसकी तारीख तय हुई। मैं समझता हूं ये प्रश्न तर्कहीन है क्योंकि उसका एजेंडा कांग्रेस वर्किंग कमेटी तय करती है, उसके प्रस्ताव तय करती है और उसके बाद सारी बातें होती हैं। उधर राहुल गांधी को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने के इम्कान को बीजेपी ने अहमियत देने से ही इनकार किया है।
बीजेपी लीडर बलबीर पुंज का कहना है कि बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घोषित या अघोषित, राहुल गांधी जी और उनकी पूज्य माता जी इस देश में सरकार और कांग्रेस पार्टी पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे दोनों तरफ से चलाती है। तो इस घोषणा का मुझे तो कोई अर्थ समझ में नहीं आता, तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सभी लोग मानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास प्रधानमंत्री का पद होगा, परंतु सत्ता की असली चाबी और खजाने की भी चाबी माँ बेटों के पास है। तो अगर वो घोषणा करते हैं तो जो वास्तविकता है उसी को ही एक स्थूल रूप दे रहे हैं। उधर सीपीआई लीडर सीताराम येचुरी ने राहुल की उम्मीदवारी के ताल्लुक से तबसरा करने से इनकार किया है। येचुरी ने इसे कांग्रेस का दाखिली मामला करार दिया। देखिए, ये सब कांग्रेस के अंदरूनी बातें हैं। हर पार्टी की अपनी जनवादी तरीके होते हैं, क्या घोषणा करना चाहते हैं वो करें। अब किसी और राजनीतिक पार्टी की अंदरूनी बातों में किसी और राजनीतिक पार्टी को दखल करना या टिप्पणी देना ठीक नहीं है, नामुनासिब है। उधर कांग्रेस की हलीफ एनसीपी का भी कहना है कि उसका इत्तेहाद फर्द वाहिद से नहीं है। एनसीपी लीडर त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस अपने लीडर के इंतखाब के लिए आजाद है। कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये उस पार्टी का अपना मामला है कि किसको वो नेता चुनते हैं। लेकिन आप गठबंधन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कोई भी? गठबंधन में हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, किसी नेता विशेष के साथ नहीं। कांग्रेस पार्टी यूपीए की नेतृत्वकारी दल है, यूपीए गठबंधन की। इसलिए हम कांग्रेस के महाधिवेशन में क्या फैसला होता है, ये फैसले के बाद चर्चा करेंगे। उधर कांग्रेस ने राहुल की उम्मीदवारी के ताल्लुक से अभी कुछ भी कहने से इनकार किया है। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी का कहना है कि एआईसीसी के एजेंडे के ताल्लुक से अभी से कुछ कहना क़ब्ल-अज़ वक्त होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हमेशा उचित समय पर उसकी बैठक होती रहती है और उसमें क्या एजेंडा होगा इसके लिए उसके पूर्व बैठक होती है। तो अभी से ये कहना उचित नहीं होगा कि उसमें क्या एजेंडा आएगा। 17 जनवरी की जो बैठक है उसे हम एक नियमित सामान्य बैठक मानते हैं। लेकिन अगर राहुल अब लोकसभा चुनाव में समय बचा नहीं, सोनिया गांधी ने कहा कि उम्मीदवार घोषित करेंगे, आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी का नाम घोषणा हो तो कुछ फायदा आपको होगा? मैंने कहा ना कि ये सारे निर्णय उसके पहले वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, उसमें एजेंडा जब तय हो जाएगा उसी के अनुसार। सवाल ये नहीं प्रमोद जी, सवाल उधर मरकजी काबीना की आज एक अहम मीटिंग होनी है। आज शाम 5 बजे वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग होगी। काबिल गौर बात है कि कल मंगल को राज्यसभा में लोकपाल बिल पर बहस होनी है। इसके अलावा पार्लियामेंट में कल कई एक अहम मौज़ूआत पर भी बहस होनी है। दूसरी तरफ आज ही कांग्रेस कोर कमेटी का भी इजलास होने वाला है। कांग्रेस कोर कमेटी के इजलास में पार्टी के सीनियर लीडरान और मरकजी वजीर शिरकत करेंगे। उधर पार्लियामेंट में आज लोकपाल बिल पर बहस नहीं हो सकी। राज्यसभा में आज इस पर बहस होनी थी। मरकजी वजीर शीशराम ओला के इंतकाल पर ताजियती पैगामात के बाद दोनों ऐवानों के सरबराहान ने कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। लोकसभा की कार्रवाई के आगाज के साथ ही स्पीकर मीरा कुमार ने ताजियती पैगाम पढ़ा और ऐवान की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। उधर राज्यसभा में भी चेयरमैन हामिद अंसारी ने ताजियती पैगाम पढ़ने के बाद ऐवान की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। शीशराम ओला का लंबी अदालत के बाद कल इंतकाल हुआ था। आंध्र प्रदेश असेंबली में आज बिलाखिर तेलंगाना बिल पेश कर दिया गया। असेंबली स्पीकर एन मनोहर की हिदायत पर लेजिस्लेचर सेक्रेटरी एस राजा ने बिल को असेंबली में पेश किया और सदर जमहूरिया की जानिब से भेजे गए रेफरेंस को पढ़ा। बिल की पेशी के दौरान तेलंगाना हामी अरकान ने तालियां बजाकर इसका खैर मकदम किया, जबकि सीमा आंध्रा के लीडरों ने शदीद गुस्से और बरहमी के आलम में तेलंगाना बिल की कॉपियों तक को फाड़ डाला। इसी दौरान असेंबली में काफी हंगामा आराई भी देखी गई। तेलंगाना हामी और मुखालिफ तेलंगाना अरकान एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए।
आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर एन मनोहर ने ऐवान में शदीद हंगामा आराई के बीच आज तेलंगाना बिल को पेश किया। अरकान असेंबली की सहूलत की खातिर तेलंगाना बिल का उर्दू और तेलुगु जबान में तर्जुमा भी किया गया है। इलाके सीमांध्र से ताल्लुक रखने वाले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी समेत दीगर पार्टियों के अरकान असेंबली ने मीडिया पॉइंट के पास तेलंगाना बिल की कॉपियां फाड़कर एहतजाज दर्ज करवाया। मीडिया पॉइंट के पास तेलंगाना हामी और मुत्तहदा रियासत के हामी अरकान के दरमियान हाथापाई जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। ఈరోజు ఈ బిల్లు పత్రంలో కూడా పూర్తిగా తమిళనాడు తెలంగాణ ఏ రకంగా ఈ శాసనమండలిలో పెట్టాలని మేము అడుగుతున్నాం. ఇది చాలా అన్యాయం. ताहम असेंबली अहाते में तायुन पुलिस ने बरहम अरकान असेंबली को काबू में किया। सीमांध्र से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली ने ऐवान में तेलंगाना बिल पेश करने पर स्पीकर एन मनोहर पर शदीद नुक्ताचीनी की। శాసనసభ ప్రారంభమైన తర్వాత గందరగోళం జరుగుతున్నటువంటి తరుణంలోనే శాసనసభాధిపతి గారు రాష్ట్రపతి నుంచి ఈ బిల్లు వచ్చింది అంటూ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. శాసనసభాధిపతి గారిని ప్రశ్నిస్తున్నాం. మీరు కనీసం బీఏసీని పిలవకుండా అన్ని పక్షాలకు సంబంధించినటువంటి పార్టీ నేతలను సమావేశపరచకుండా మీకు వచ్చినటువంటి సందేశాన్ని ఎప్పుడు ఎలా ప్రవేశపెట్టాలి అన్నటువంటి ఆలోచనను చర్చించకుండా ఏకపక్షంగా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం సరైంది కాదు అనేటువంటిది శాసనసభాధిపతి గారికి తెలియజేస్తున్నాం. तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कानून साजों ने ऐवान में बिल पेश करने पर स्पीकर एन मनोहर का शुक्रिया अदा किया और इस पर जल्द से जल्द कानून साजों की राय जानकर सदर जमहूरिया को रवाना करने का मुतालबा भी किया। మండలిలో ప్రవేశపెట్టినందుకు సభాధ్యక్షులకు మా ధన్యవాదాలు. ఇదే సందర్భంగా ఈ బిల్లును చర్చించడానికి ఫ్లోర్ లీడర్లు కూర్చొని చర్చించడమో బీఎస్సీను ఏర్పాటు జరగటమో. उधर आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल में भी चेयरमैन चक्रपाणी ने शदीद हंगामा आराई के दरमियान आज तेलंगाना बिल को काउंसिल में पेश किया। कानून साज काउंसिल में जारी शोरगुल को देखते हुए काउंसिल की कार्रवाई कल यानी मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। लॉ इंटर्न जिनसी हिरासानी केस में फंसे जस्टिस ए.के. गांगुली की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। जस्टिस गांगुली पर जिनसी हिरासानी का इल्जाम आयद करने वाली लॉ इंटर्न ने उन पर ताजा हमला किया है। लॉ इंटर्न ने एक ताजा बयान जारी किया है। उसने इल्जाम लगाया है कि जस्टिस गांगुली ने एक साथ कमरे में रहने की पेशकश की थी। लॉ इंटर्न ने अपने बयान में जस्टिस गांगुली पर कई संगीन इल्जाम भी आयद किए हैं। उसका कहना है कि जस्टिस गांगुली ने उसके साथ छेड़छाड़ भी की थी। आरएसएस ने हमजिनसी ताल्लुकात की मुखालफत की है। आरएसएस ने भी हमजिनसी ताल्लुकात को खिलाफ फितरत करार दिया है। आरएसएस तर्जुमान राम माधव का कहना है कि उनकी तंजीम गैर फितरी अमल की मुखालिफ है। राम माधव ने कहा कि आरएसएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले और राजनाथ सिंह के बयान की हिमायत करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सेक्शन 377 के विषय में जो अपना राय व्यक्त किया है, उस राय से हम भी सहमत है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश, जो निर्णय हुआ, उसको हम सही मानते हैं। उसके अनुरूप ही व्यवस्था चलनी चाहिए, ऐसे हमारा मानना है। 377 सेक्शन का रिव्यू का कोई विशेष कारण नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। क्यों आप इसके समर्थन में खड़े हैं? मुल्क भर में आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। इंडिया गेट पर वजीर दिफा ए.के. एंटोनी समेत फौज के तीनों शोबों के सरबराहान ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया।
1971 में हुई हिंद पाक जंग में आज ही के दिन यानी 16 दिसंबर को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी फौज के सामने हथियार डाल दिए थे। जंग के इख्तिताम के बाद ईस्ट पाकिस्तान को अलग बांग्लादेश बनाया गया था। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मुल्क में इस्मत रेजी के वाकयात को रोकने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मरकज ने निर्भया के नाम से एक फंड मुख्तस किया था। वाकये के 1 साल बाद भी अलॉट शुदा फंड जारी नहीं किया गया। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के मुताबिक निर्भया फंड को वजारत खजाना की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इसे जारी किया जाएगा। शिंदे ने मजीद कहा कि 16 दिसंबर 2012 के इज्तिमाई इस्मत रेजी के वाकये के बाद लोगों में इस तरह के वाकयात के खिलाफ बेदारी आई है और मुतासरीन केस दर्ज करवा रहे हैं, जिसकी वजह से इस्मत रेजी और जिनसी हिरासानी के मामलों में इजाफा नजर आ रहा है। वो निर्भया फंड के बारे में अभी क्लियरेंस मिला है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी क्लियरेंस मिला है, उसमें अभी वो अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन ये बारे में जो लीगल एक्शन लेनी थी, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड में अमेंडमेंट किया है, उसमें काम शुरू हो गया है। उसके मुताबिक उनको अरेस्ट हो रहे हैं, पनिशमेंट हो रही है और भी अच्छी तरह से इसमें काम हो जाएगा। लोग जागरूक हो गए हैं, इसके लिए केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑफिसर ने केस रजिस्टर नहीं किया तो ऑफिसर को भी पनिशमेंट दिए पनिशमेंट हो सकती है, ये भी प्रावधान उसमें किया है। तो आप कह रहे हैं कि सर पिछले 1 साल में फर्क पड़ा है जिस तरह से कि कानून में बदलाव किया गया? नहीं, फर्क पड़ा नहीं है, लोगों को मालूमात हो गई, एजुकेशन मिल रहा है उनको कि ये ऐसा कुछ हो गया तो इसमें उसको सजा मिल सकती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उधर समाजी कारकुन एनी राजा का कहना है कि हुक्काम खुद ही खवातीन के तहफ्फुज से मुताल्लिक संजीदा नहीं है। एनी राजा ने मजीद कहा कि अरबाब इख्तिदार खवातीन के तहफ्फुज के मसले को महदूद नजर से देख रहे हैं। उन्होंने इस सोच में तब्दीली की जरूरत पर जोर दिया। इसमें सिर्फ सोसाइटी का बात नहीं है, सोसाइटी का यदि अप्रोच में या एटीट्यूड में बदलाव होना है तो दूसरी सिस्टम्स ठोस कदम उठाना पड़ेगा। सरकार को एक पॉलिटिकल विल और सोशल कमिटमेंट होना चाहिए कि हम इधर है, कानून हम हर प्रकार में लागू करेंगी, इम्प्लीमेंट करेंगी करके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो एंटी वीमेन फोर्स ताकत के पास देना है, उनको देना है, वो आज तक अभी तक नहीं दिया है। तो जब तक वो नहीं देगी और पुलिस फोर्स को आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, जुडिशरी को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, ये सारी सिस्टम यदि एक साथ काम नहीं करेगा तो आप कैसे उम्मीद कर सकती है कि सोसाइटी बदले? क्यों
उधर निर्भया की बरसी के मौके पर बीजेपी लीडर नजमा हेपतुल्ला ने कहा है कि समाज को अपनी सोच बदलनी होगी और इसके लिए हुकूमत को आगे बढ़कर एनजीओज की मदद लेनी होगी। नजमा हेपतुल्ला ने समाज की सोच बदलने के लिए मीडिया से भी ताउन की अपील की। रिफॉर्म्स की, क्योंकि जब तक रिफॉर्म समाज में एक सोच नहीं बदली जाएगी, और सोच कैसे बदलते हैं, एनजीओज के साथ मिलकर दूसरे लोगों के साथ बैठ के सोच बदली जाती है। जब समाज की हम सोच नहीं बदलेंगे तो एक आदमी पे एक पुलिसमैन तो लगा नहीं सकते। तो जरूरी ये है कि हमारे समाज के अंदर से ये आवाज उठ के आए। उसके लिए सरकार को मदद करना पड़ेगी, कदम उठाना पड़ेगा, एनजीओज को मिलना पड़ेगा, और आप जैसे टेलीविजन चैनल इतने हैं उनको उसके ऊपर मदद करनी पड़ेगी। दिल्ली स्विफ्ट रेजी वाक़े के 1 साल बाद भी खवातीन खुद को गैर महफूज ही तस्वुर कर रही हैं। आइए जानते हैं कि इस बारे में मुंबई की खवातीन क्या कहती हैं। वुमेन्स को फर्स्टली सिक्योरिटी, कहीं पे भी वो अकेले जा सके ऐसा सिक्योरिटी होना चाहिए। गवर्नमेंट को हर एक वुमेन के लिए, नॉट लाइक कि रिच पीपल है तो उनके लिए अलग और पुअर पीपल है उनके लिए अलग, सबके लिए एक जैसा ही राइट्स होना चाहिए। They should make more rules against these things, and women should be also strong. They should carry some supportive weapons or some, like, you know, that sprays. Yeah, they should carry, and they should be strong. They shouldn't get scared first of all. I think Mumbai also is losing its security right now because see, mostly last year Delhi, this time Mumbai. I think Mumbai will be the rape capital. और अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी और अन्ना हजारे के बीच बढ़ते इख्तिलाफात की। आम आदमी पार्टी और अन्ना हजारे के दरमियान इख्तिलाफात पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस लीडर सत्यव्रत चतुर्वेदी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अब अपने ही गुरु को सिखा रहे हैं। जिन लोगों ने और जिन पार्टियों ने प्रवर समिति की यानी सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर दस्तखत किए हैं, सहमति व्यक्त की है, सर्वसम्मत रिपोर्ट है, उसके बाद क्या कारण हो सकता है विरोध करने का? अब कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अगर विरोध करना चाहते हैं तो क्या कहा जा सकता है? तो केजरीवाल ने नहीं साइन किया। केजरीवाल ने कहा सर लोकपाल नहीं जोगपाल है। जोगपाल है, जबकि अन्ना कह रहे हैं कि ये ठीक है। अब अगर वो अपने गुरु को भी अपना चेला बनाने के पीछे पड़े हों तो मुबारक हो उनको। कम्युनिस्ट लीडर डी राजा ने अन्ना और केजरीवाल के दरमियान इख्तिलाफात पर तशवीश का इजहार किया है। डी राजा का कहना है कि लोकपाल का मसला सबसे पहले इन दोनों रहनुमाओं ने नहीं उठाया था, बल्कि देवेगौड़ा हुकूमत में भी ये बिल जेर बहस था। The whole campaign has not started with Mr. Anna Hazare or Mr. Arvind Kejriwal. They must be realistic and they must be honest enough to admit the fact. Now they have taken up the issue and they are on the seats. That is a different thing. But the whole campaign for Lokpal has not started with them. I remember when Mr. Devagowda was Prime Minister, the whole legislation was discussed. That was the time where whether to include Prime Minister or not was the contentious issue. Now the present Lokpal bill has included the Prime Minister. आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मरकजी वजीर कपिल सिब्बल के फर्जंद अमित सिब्बल ने हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर किया है। सिब्बल के फर्जंद ने केजरीवाल के अलावा प्रशांत भूषण और शाजिया इल्मी पर भी मुकदमा दायर किया है। आम आदमी पार्टी के लीडरान ने कपिल सिब्बल पर वोडाफोन टैक्स मामले में 2000 करोड़ रुपयों की बदउनवानी का इल्जाम लगाया है। केजरीवाल ने इल्जाम आयद किया था कि तमाम बदउनवान अफराद को काबीना में जगह दी गई। एनसीपी लीडर तारिक अनवर ने लोकपाल बिल की अरविंद केजरीवाल के जरिए मुखालिफत को बेमायने करार दिया है। तारिक अनवर का कहना है कि अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल के मुसवदे का मुताला करने के बाद ही इसकी हिमायत का ऐलान किया है।